आज के शो में। टेक्सटाइल की सनत बुरी तरह मुतासिर, बरामदात में 65% कमी। 432 अरब रुपए की प्रिंसिपल अदायगियां मौखर, 6 लाख कर्जदार मुस्तफीद। कारोबारी एतमाद का सर्वे, मुस्तकबिल के हवाले से खदशात बरकरार। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे से पहले, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सोर्सेज जो आपके सामने हम विद ग्राफ्स और उसकी प्रेजेंटेशन भी पेश करेंगे, जिसके मुताबिक जो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन, सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स और इसके अलावा मल्टी बिलियन जो आपका इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज है, जो ओवरऑल बिजनेस रिलीफ पैकेज है, उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो हमें नेगेटिव जोन्स में नजर आता है। अगर हम इसको दिसंबर 2018, फरवरी 2019 में ये पॉजिटिव था, फिर अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर तक ये नेगेटिव जोन में रहा है। दिसंबर में जाके जो है ये थोड़ा बहुत जो है पॉजिटिव में आया है, लेकिन फिर दोबारा फरवरी 20 और उसके बाद तो कोविड के बाद अब ये लोएस्ट सतह पर अप्रैल 2020 में अगर आप देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से भी, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि डिस्पाइट सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन, सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट और एक रिलीफ पैकेज के, अप्रैल 2020 में भी ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे है ये एक नेगेटिव जोन में, एक स्टीप डिक्लाइन जो है हमें सामने इसकी पिक्चर में नजर आता है। इसी तरह जो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है, जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है, इसमें भी बड़ा एक शार्प डिक्लाइन हमें नजर आया। आप स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यहां पर ये जो डिक्लाइन, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां ज्यादा डिक्लाइन है, जहां पर इंडेक्स वैल्यू तकरीबन 10 पॉइंट से नीचे गई है, बनिस्बत जो सर्विस सेक्टर है जहां पे तकरीबन जो डिक्लाइन है वो 5 पॉइंट्स का है। एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एक स्केरी पिक्चर जो आप कह सकते हैं पोर्ट्रे कर रहा है। और बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे का मतलब यह है कि तमाम रिलीफ पैकेजेस के बावजूद, डिस्काउंट रेट में 525 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बावजूद भी जो बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इस पर नहीं बढ़ा है। या आप स्क्रीन पे इस पूरे ग्राफ को देख रहे हैं किस तरह नीचे आ रहा है। इस प्रोग्राम में मजीद कुछ फिगर्स भी शेयर करेंगे आगे चल के। स्टेट बैंक के जो प्रिंसिपल डिफरल फैसिलिटी है इस पर भी बात करेंगे कि आज कुछ नए नंबर्स आए हमारे पास, आपके सामने रखेंगे। आरिफ हबीब साहब को इंट्रोड्यूस कराते हैं पहले प्रोग्राम में। आप एक ताजिर भी हैं सीनियर, एक स्टॉक ब्रोकर के अलावा मईशत पर गहरी नजर भी रखते हैं। आरिफ हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आरिफ साहब, ये फरमाइएगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जो बता रहा है ये मजमूई तौर पर यही है कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंस अब भी नहीं है? ये कॉन्फिडेंस चैटर अब क्यों हो गया है? गवर्नमेंट तो हम कह रही है हमने रिलीफ दिया है, स्टेट बैंक कह रहा है हमने डिस्काउंट रेट इतना कम कर दिया है, कम्युनिटी बिजनेस, इंडस्ट्रियल और आपकी जो सनत और तिजारत है वो अभी तक मुतमईन क्यों नहीं है? आरिफ हबीब साहब। नहीं, आई थिंक मुतमईन न होने की वजह तो कोविड-19 है। और कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन खास तौर पे जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ मार्च से जो शुरू हुआ और फिर पूरा महीना अप्रैल रहा, और अब तकरीबन आधे से ज्यादा महीना जो है वो मई का भी रहा है। तो उस लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिर है बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद रही, या उन्होंने बहुत ही कम कैपेसिटी पे जो है वो काम किया। तो इस पीरियड के अंदर जो है उनके ज़ाहिर नुकसानात हैं। अगर उनको उनके फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, उनकी जो फिक्स कॉस्ट होती हैं, सैलरीज होती हैं, लेकिन उनकी सेल्स जो है वो पूरी तरह जो है वो अफेक्ट हुई हैं। तो उनके नंबर्स जो है वो इस पीरियड में अफेक्ट हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर ये दुनिया भर में इसी तरह जो है वो हुआ है। लेकिन जो इस पीरियड के अंदर इस डिफिकल्टी को जो है वो फेस करने के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो है वो पैकेजेस दिए हैं, कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं, कुछ रिलीफ दिए हैं। मैं समझता हूँ कि वो इंसेंटिव्स और रिलीफ जो है वो ये चीज़ें जो है वो दोबारा लॉकडाउन ख़त्म होने से जो अब ये मतलब ऐसा नज़र आता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो लॉकडाउन से निकलेंगी और नॉर्मलसी की तरफ जो है वो जाएंगी। तो वो उस हालात के तहत फिर इंटरनेशनली जो हमारे प्रोडक्ट्स के बाहर से जो बायर्स हैं वो सब अफेक्ट हुए हैं। तो उनकी तरफ से भी लोगों को फियर है कि उनकी डिमांड जो है वो कैसे रहेगी। तो यहाँ से हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी स्ट्रगल कर रही है। तो ये मतलब ये है कि इसके जो करंट हालात है बिजनेसेस के
वो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन उस डिफिकल्टी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कुछ कुछ जो है ऐसा रिलीफ दिया जाए कि ये इस डिफिकल्टी को वो जो है वो फेस कर सकें और उनके बिजनेसेस जो हैं वो सस्टेन कर सकें जब तक के जरा जो है ये लॉकडाउन खत्म हो और चीजें जो है नॉर्मलसी की तरफ आए। लेकिन ऐसे ये बताइए कि जो बिजनेसेस हैं अभी भी, यानी हमने ये देखा है कि आज भी स्टेट बैंक ने अपना जो हेल्पलाइन है वो जारी की, कि हमारे प्रोग्राम में भी स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने बताया कि आप इस हेल्पलाइन में फोन करें, रीफाइनेंस स्कीम के हवाले से अगर लोन नहीं मिल रहा या कोई शिकायत है, ईमेल एड्रेस भी दिया है। आप समझते हैं मजमूई तौर पर जो सपोर्ट है वो स्टेट बैंक की तरफ से मेजर्स हैं या फिजिकल साइड पर जो मेजर्स हैं वो इतने इफेक्टिवली एसएमईज तक बिलखुसूस पहुंचे हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका एसएमई से ताल्लुक रखता है और वो ऑलरेडी उनकी जो बैंकिंग फैसिलिटी तक उनकी एक्सेस नहीं है, बैंक्स रिलक्टेंट होते हैं एसएमईज में जाने में, उनकी क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं होती है। तो क्या वो मुस्तफीद हुए हैं आपके नजदीक सही मायनों में, या ये पॉलिसीज काफी रही हैं उनको उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए? आई थिंक वहाँ जो है वो इश्यूज हैं जी। और वहाँ इश्यूज जो रीजंस आपने बहुत सही तरीके से बताया, इश्यूज ये है कि उनकी ज़ाहिर है वो बैलेंस शीट नहीं है, उनके पास वो सिक्योरिटीज मौजूद नहीं होती बैंक को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए। पर इसके बावजूद भी आई बिलीव कि जो बैंक को जो है वो कंफर्ट प्रोवाइड करें, तो फिर उस बेसिस पर उनके लिए आई थिंक फैसिलिटीज जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो अवेलेबल हैं। तो अब उसमें एसएमईज को चाहिए कि वो बैंक के साथ ज्यादा एंगेज हों और उनको जो है वो मुतमईन करे, क्योंकि बैंक्स अल्टीमेटली ये देखेगा कि वो जो चीज जो भी वो पैसे लैंड कर रहा है वो सिक्योर हो और उसकी रिटर्न या उसकी रिकवरी जो है उस पे कोई ज्यादा रिस्क ना हो। तो वो उस एरिया में चूंकि वहाँ उनकी बैलेंस शीट्स नहीं है और उनके पास जो है वो सिस्टम्स नहीं है जो कि वो बैंक को पूरी तरीके से मुतमईन करें, तो वहाँ कुछ है। लेकिन उसके बावजूद आई बिलीव स्टेट बैंक का प्रेशर है बैंकों के ऊपर कि आप उनको जो है वो सपोर्ट करें। सही, लेकिन आरएस ये तो स्टेट बैंक का प्रेशर है। दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल की तरफ अगर आ जाएं, लिस्टेड कंपनीज की अगर बात करें, तो उनका मुनाफा हम देखते हैं कि पहले क्वार्टर में 300 लिस्टेड कंपनीज हैं, 24% कमी है उनके मुनाफे में। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं जो लॉसेस में भी गए। तो अब बात यह कि जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है जो रिप्रेजेंट भी करता है लिस्टेड कंपनीज को, वो कहता है कि इस मौजूदा शरह सूद के साथ जो है वो हम अपनी बोरोइंग कॉस्ट के साथ हम नहीं कवर कर सकते अपने एक्सपेंसेस को, और हमें फौरी तौर पे अपनी कम से कम जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, इसको कम करना होगा, देन वी कैन सस्टेन और ग्रो और आगे हम बढ़ सकते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? क्या इस मुताले में जान है और स्टेट बैंक क्यों नहीं सुन रहा है इस मुतालबे को? नहीं, आई थिंक ये तो बात थी कि जब ये 13.25% था तो वो बहुत ही एक्सोर्बिटेंट था, बहुत ज्यादा था और वो एक बहुत बड़ा बर्डन था, खास तौर पे जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, तो ये कोविड का जो है वो मसला हो, तो उस सूरत में तो वो बहुत ज्यादा अनबेरेबल था। लेकिन आई बिलीव कि टू बी फेयर विद स्टेट बैंक कि उन्होंने इस 2 महीने के अरसे के अंदर जो है वो 5.25% की जो है कमी की, जो अबाउट 40% के लगभग जो है वो बनता है। और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, नंबर्स को देख रहे हैं और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो वो जो है वो इक़दाम लेने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट की कमी हुई है इसका आई थिंक लोग जो है रिलीफ महसूस करेंगे, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट की डिफरमेंट का जो स्कीम है, आई थिंक उसकी वजह से भी जो लोगों पे प्रेशर था, खासतौर पे ये कोविड से पहले भी स्लो डाउन के प्रेशर्स भी थे, तो ये कोविड की वजह से वो प्रेशर भी आई थिंक जो है वो डील हो जाएंगे। तो अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी नजर में ये है कि चीजें जो है वो नॉर्मलसी की तरफ तेजी से जाएं। वो नॉर्मलसी की तरफ तेजी से जाएंगी तो ये इंटरेस्ट रेट की कमी, ये डिफरमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और ये सैलरी फैसिलिटी और दूसरी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने जो वीट के लिए जो है वो किया, वहाँ भी वो फार्मर्स वगैरह के लिए आई बिलीव उनके हाथों में कुछ लिक्विडिटी आएगी। तो अब सबसे जो मुझे लगता है क्रिटिकल ये है कि हम जल्दी से बैक टू नॉर्मलसी पे आए, और बैक टू नॉर्मलसी पे आएंगे तो ये तमाम जो रिलीफ दिए गए हैं उसके असरात फिर हमें
जाहिर होना शुरू होंगे। तो अच्छा, जो लोन डिफरल या प्रिंसिपल डिफरल की फैसिलिटी है, इसमें कुछ रिस्ट्रक्चर भी हुए हैं लोन्स, उनकी भी फिगर्स आपको देते हैं, और इसके साथ ओवरऑल जो ये फैसिलिटी है इस पर भी बात करते हैं। आरिफ हबीब साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। सवालात कि नॉर्मलसी जो है वो कब तक आ सकती है बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, और नॉर्मलसी आएगी भी या नहीं, कि हमारे जैसे एक्सपोर्ट्स ऑर्डर हैं, शिपमेंट्स हैं, पूरी सप्लाई चेन फ्रीज हुई हुई है, क्या वो सब नॉर्मल दोबारा हो सकता है, कब तक? ये सवाल भी उठाते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन सवालात आरिफ हबीब साहब से भी बात हो रही है। अशफाक तोला साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर मईशत हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, मेंबर हैं आईकैप काउंसिल के। आपके सामने स्टेट बैंक के कुछ फिगर्स रखते हैं। 432 अरब के प्रिंसिपल रीपेमेंट जो हैं लोन्स पर वो डिफर हुए हैं स्टेट बैंक के मुताबिक, और इसमें तकरीबन 6 लाख बोरोवर्स हैं जो इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। टोटल अगर बात की जाए कि जो लोन्स रिस्ट्रक्चर या रीस्केड्यूल हुए हैं वो 59 बिलियन है, यानी ये वो लोन्स हैं जो रिस्ट्रक्चर हुए हैं। और ओवरऑल अगर प्रिंसिपल डिफरल की बात करें तो वो तकरीबन 432 बिलियन रुपीस की बनती है, 432 अरब रुपए की बनती है। अब ये अभी भी तकरीबन 1 लाख दरख्वास्तें स्टेट बैंक के मुताबिक जो है प्रोसेस हो रही हैं बैंक्स में, और मजीद जो लोग अवेल करना चाहे इस पैकेज को स्टेट बैंक के मुताबिक, वो आप ईमेल एड्रेस है या अपने बैंक के थ्रू आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें एक बात और आपको पता चले इस ब्रेकअप में कि जो लोन डिफरल है इसमें माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स की जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी कहते हैं जी कि जो अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक वो बहुत ज्यादा है, 37 बिलियन वो कहते हैं जी कि उनको माइक्रो फाइनेंस वालों को इसका फायदा हुआ है। अशफाक तोला साहब, आपने 0.3% जीडीपी ग्रोथ भी दी थी। आपने एक रिसेंटली कॉलम लिखा था जिसमें आपने मनी क्रिएशन की बात की थी। अब ये जो 432 अरब है, क्या इसको हम, ये एक रिलीफ है या क्या है? ये मतलब हमारे कर्जे 1 साल बाद हमें देने होंगे, आप इसको किस तरह इकोनॉमिक टर्म्स में या अकाउंटिंग की टर्म्स में आप इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं तोला साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली देखिए, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा एक रिलीफ पैकेज था जो गवर्नमेंट ने दिया, और टाइमली। और अगर ये नहीं देते ना तो मेरा ख्याल है आपकी इकोनॉमी सफोकेट हो सकती। अभी आपको इन्होंने, इसको मैं कहूंगा, ये एक वेंट किया है। आरिफ साहब मौजूद है और आरिफ साहब भी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि ये बड़ा टाइमली इंटरवेंशन और एक एक्शन आया। मगर देखिए, इसका इस्तेफादा उस वक्त होगा जब ये मईशत का पहिया चलेगा। देखिए, आपको इस वक्त रिलीफ गिविंग मेजर देने, और जो मेरे आर्टिकल का जिसका आप जिक्र खैर कर रहे हैं, उसमें हमने यही कहा था कि टाइमली प्रिंटिंग ऑफ नोट ने अमेरिका में डिजास्टर भी क्रिएट किया, और इसके बाद ना करने पर भी डिजास्टर क्रिएट। और एक्चुअली आपकी सिचुएशन वही है। इस वक्त आप नोट प्रिंट भी कर रहे हैं मगर आप स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं कर रहे हैं। वरना पहले क्या होता था कि स्टेट बैंक से जब बोरोइंग होती थी तो गवर्नमेंट को डिविडेंड की शेप में वापस उसका प्रॉफिट आ जाता था। जहां तक सवाल है आपका कि ये पैकेज कहां तक लोगों को फायदा पहुंचाएगा, मैं ये समझता हूं 1 लाख एप्लीकेशनें अगर पड़ी हुई हैं तो वो जो एम्प्लॉई जिनको रिटेन करना है वो 1 लाख ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे या एंटिटीज होंगी जो अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करेंगी। और ये तो लोन डिफरल की है ना तो साहब, वो तो 1700 एप्लीकेशन है रीफाइनेंस की। तो वो देखिए, अच्छा, लोन डिफरल की भी जो है ना, ये भी एक अच्छा एक आपके लिए वो एक ओमन होगा, क्योंकि एक आपके इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गए। दूसरा, अगर आप लोन को भी अगर आप रीशेड्यूलिंग कर देंगे तो मेरा ख्याल है आपके बिजनेसेस को सहारा मिलेगा। अच्छा, आप अमेरिका की बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था 1930 का जो डिप्रेशन है, ग्रेट डिप्रेशन, आप लिख रहे थे अपने कॉलम, तो वो मनी क्रिएशन इस वक्त कैसे स्टेट बैंक कर सकता है? बैंक का किरदार क्या होना चाहिए आज की मईशत में आपके नजदीक? आप 1930 के डिप्रेशन से मुवाजना करें। हमने इसका पर्सपेक्टिव ये रखा था टू लॉकडाउन और नॉट एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मेरा डोमेन नहीं है, डॉक्टर्स का डोमेन है लॉकडाउन करना है कि नहीं करना। और मेरा डोमेन ये है कि मैं इकोनॉमिकली आपको वर्कआउट करके दूं। हमने इसको एक साइंटिफिक वे में एक इकोनॉमिक एनालिसिस आपने की थी, जो आपकी 2016 का एक सर्वे हुआ था, इंटीग्रेटेड हाउसिंग इकोनॉमिक सर्वे, और 2017 के जो सेंसस की रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पे हमने 24,238 खानदान के जो सर्वे के 5 इनकम ग्रुप थे, हमने कहा अगर हमें उन्हें सपोर्ट करना है तो एक लिमिट में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और क्या आपको लोन्स क्रिएट करनी चाहिए लोगों को दे के ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को दें। अब एक्चुअली मसला ये आया था 678 बिलियन की टोटल कॉस्ट आ रही थी ऑफ द लॉकडाउन।
मगर उसमें हमने बिल्कुल ये लिखा था कि इसमें रेवेन्यू के इम्पैक्ट नहीं आएंगे। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि जी अगर आप नोट प्रिंट करते हैं और पास्ट की अगर मैं एवरेज वेटेड एवरेज लेता हूँ नोट प्रिंटिंग की पिछले 5 सालों की या 6 सालों की, तो 8% की इन्फ्लेशन की कॉस्ट आ रही है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो मौका था, अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन करते और आप अपने मेडिकल उसको फैसिलिटीज को बूस्ट देते और ये कोरोना के जो पेशेंट थे उनको आप निकाल के घर से दे आते टेस्टिंग करने के बाद, और फिर आप इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉकडाउन खोलते, तो मेरा आज होते। जी अच्छा, तोला साहब ये कह रहे हैं कि प्रिंट मोर मनी इज अ सोल्यूशन। अब मैं आरिफ हबीब साहब से पूछना चाहूंगा। आरिफ हबीब साहब, आपने अभी बात की थी नॉर्मलसी की तरफ आने की मामलात को, तो हबीब साहब ये मुझे फरमाइए, क्योंकि अभी तो नॉर्मलसी किस तरह मुमकिन है नहीं, अगर हम यहाँ पर सब खोल भी देते हैं इंडस्ट्री और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, शिपमेंट्स हैं, बाहर जो सेल्स होनी है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो फ्रीज हैं, सप्लाई चेन्स फ्रीज हैं, तो विल इट बी इनफ, या फिर जो तोला साहब जिस तरह कह रहे हैं कि हमें मनी क्रिएशन यानी प्रिंटिंग मोर मनी या क्रिएटिंग मोर मतलब गिविंग मोर क्रेडिट थ्रू बैंक्स और प्राइवेट टू प्राइवेट सेक्टर, ये करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंजेक्शन देना होगा हमें इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। आरिफ साहब, आई थिंक देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये लॉकडाउन जो है वो खत्म होने की तरफ हम जाएंगे तो चीजें जो है नॉर्मलसी की तरफ होंगी, और दुनिया में भी हम ये देख रहे हैं कि अब जो है वो ज्यादातर जो है जगहों पर जो है वो इकोनॉमीज ओपन हो रही हैं, और इकोनॉमीज जो है वो ओपन हो रही हैं, लोग अब मॉल वगैरह भी जो है वो ओपन हुए हैं। तो पाकिस्तान का तो जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, तो मेन चीज ये है कि अगर वो वहाँ मॉल्स वगैरह और शॉपिंग वगैरह दोबारा शुरू हो जाती है तो फिर हमारा टेक्सटाइल की जो है वो डिमांड निकलेगी। तो हमारी जो सबसे ज्यादा सफरर है हमारा वो टेक्सटाइल सेक्टर है, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लॉकडाउन, और उसमें ये बेहतरी आएगी तो उनके लिए भी जो है वो बेहतरी होगी। और लोकली जो है वो हमारी जो पाकिस्तान की ज़ाहिर इकोनॉमी है वो ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो डोमेस्टिक चीज़ों पे है, और उसमें हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी एयरलाइंस नहीं है, हमारे यहाँ कोई बड़े होटल्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई ज़्यादा टूरिज्म जो है वो नहीं है। ये सारे सेक्टर्स हैं कि दुनिया भर में वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा बैंक्रप्सी के जो है वो खतरात हैं, जो पाकिस्तान में इस चीज़ की चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ ये लॉकडाउन की वजह से चीज़ें बंद हुई हैं, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज सेक्टर्स जो है वो इस पीरियड के लिए जो है वो अफेक्ट हुए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ें और स्टेट बैंक ने जितनी जो चीज़ें उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड की हैं, उनके पॉजिटिव असरात जो है जैसे ही ये लॉकडाउन जो है ख़त्म हो के चीज़ें जो है नॉर्मल सी की तरफ आएंगी तो आप उसके बेनिफिट जो है वो फील करना शुरू करेंगे, वो फील आप करेंगे। और इससे ये जो प्रिंसिपल डिफरमेंट पॉलिसी है, आप भी शायद अभी नंबर्स कुछ बता रहे थे कि 430 बिलियन के करीब जो है ऑलरेडी ये हो गया था। ये 430 बिलियन जो ये सारी बिजनेसेस और इंडस्ट्री से बैंकों को जाना था, ये सब उनके पास रह जाएगा इस साल के अंदर। तो इस साल के अंदर ये अगर नंबर कोई आता कि बैंक्स ने जो है वो 430 बिलियन का नया लोन दिया है, ये तो नया लोन देने के बराबर है ना, ये सही बात है। और तो वो उनके हाथ में जब ये रहेगा तो वो सब जो है वो प्रेशर जो है वो उनका रिड्यूस हो जाएगा, और प्रेशर रिड्यूस होगा तो वो लिक्विडिटी फिर जो है वो अपना कारोबार को ग्रो करने में अपना रोल जो है वो प्ले करेगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए वो ये है कि ये लॉकडाउन खत्म हो कि हम जल्दी से नॉर्मलसी की तरफ जो है वो जाएं। और एक बात जो अक्सर ये कही जाती है और सब समझदार लोग कहते हैं कि जो है ये कोरोना ये अभी जाने वाला नहीं है एक आध महीने के अंदर, उसमें सही बात, वो कहते हैं कि अभी वक्त लगेगा। तो अभी हमें सीखना चाहिए कि कोरोना के साथ हम किस तरह अपना कारोबार जिंदगी चलाएं। ठीक है आरिफ साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस ब्रेक के बाद आते हैं और इस बात को हम कंटिन्यू। आरिफ साहब कह रहे हैं कि जो 432 बिलियन है ये लिक्विडिटी एक तरह से हमने बजाय नए लोन्स देने के इंजेक्ट किया है। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे बात होगी कि 65% का डिक्लाइन आया है, कौन कौन सी कैटेगरीज में ये डिक्लाइन है, वील टेल यू, और इस पर बात भी होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम फिगर्स आपके सामने रखे हैं जो स्टैटिस्टिक्स हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के जो डिक्लाइन है वो मजमूई तौर पे ईयर ऑन ईयर अप्रैल के महीने में वो तकरीबन 65% का है, और इसमें अगर कॉटन यान की बात करें तो ये डिक्लाइन तकरीबन 53% का है। ये डिक्लाइन कॉटन क्लॉथ में तकरीबन 70% का है। निटवेयर में ये डिक्लाइन 62% का है, अगर हम इसको दिखा भी सकें आपको स्क्रीन पे। बेडवेयर में तकरीबन 58% का डिक्लाइन है। टावल्स में तकरीबन 74% का डिक्लाइन है। गारमेंट्स में ये डिक्लाइन तकरीबन 73% का है, और इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उसके अंदर तकरीबन ये डिक्लाइन 52% का है। मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी ये डिक्लाइन तकरीबन 61% का है ओवरऑल। कॉटन यान में यही 53%, तकरीबन 58%, 68% कॉटन क्लॉथ में, निटवेयर में 56%, बेडवेयर में 53%, टावल्स में 73%, गारमेंट्स में 71% का, और 55% का इसके अलावा कैटेगरी में। तो आप कह सकते हैं जी एक्सपोर्ट्स तो आधे से ज़्यादा 65% डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर हमारे एक्सपोर्ट्स में आ गया। अमानुल्लाह कासिम साहब चेयरमैन एप्टेमा भी प्रोग्राम में साथ हैं, आरिफ हबीब साहब भी, इशफाक तोला साहब भी साथ हैं। तोला साहब, अभी आरिफ हबीब साहब ने फरमाया कि जो 432 अरब है ये जो लोन डिफरल, प्रिंसिपल डिफरल है, ये भी एक लिक्विडिटी इंजेक्शन है, और ये नए लोन्स देने के बजाय बहुत से बिजनेस को इस तरह सपोर्ट मिलेगी या इंडिविजुअल्स को सपोर्ट मिलेगी। डू यू एग्री विद दिस तोला साहब? बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले ही कहा ना कि एनी डेफरल और एनी इंसेंटिव और एनी टैक्स इंसेंटिव फॉर दैट मैटर, वो इस वक्त आपकी इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर है, और ये जरूरी है। इंटरेस्ट तो एक्रू हो रहा है ना, जैसे अब अगर रिस्ट्रक्चर भी लोन हुए हैं 59 बिलियन के, तो उन पर तो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है। जब तक इंटरेस्ट डिफर नहीं होता या इंटरेस्ट पे मोराटोरियम नहीं होता, तब तक क्या हम इसको रिलीफ कह सकते हैं एग्जैक्टली? तोला साहब देखिए, ये मैंने सवाल उठाया था जी, और ये अभी कल एक हमारा था एक सेमिनार 1-on-1 स्टेट बैंक के साथ। गवर्नर साहब कहीं बिजी हैं, तो अब 2 हफ्ते के बाद होगा। और ये मैंने उस दिन पॉलिसी मैटर के तौर पे अभी शेख साहब से भी बात की थी कि अनलेस यू गिव अप इवन प्लेइंग फील्ड, कि आप इंटरेस्ट की भी मोरेटोरियम कर दें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इस पीरियड में माफ करते, बैंकों ने बहुत कमाया है यार, और इन्हीं से कमाया है। और इतने जो आपके इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा आपका बनेगा, ये जो पर्सनल लोन्स हैं और ये जो आपके जो रिटेल क्रेडिट है, उस पर 40% मार्कअप है। ये बेचारे जिनको सैलरियां नहीं मिल रही, वो 40% मार्कअप कहाँ से पे करेंगे? उनको भी आपको रिलीफ देना पड़ेगा। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं ना, एक्चुअली आप ये देख लो, अभी अमेरिका ने $485 बिलियन प्रिंट किए हैं, और आप ये देखो यूके भी 385 बिलियन पाउंड का वो आपको एक बूस्टर दे रहा है। तो अगर आप ये पैकेजेस नहीं देंगे मईशत को, तो कहाँ से चलेगी? जैसे कंस्ट्रक्शन का एक बहुत अच्छा पैकेज दिया उन्होंने, और मैं समझता हूँ हेड्स ऑफ टू देम, मगर वो एक्टिविटी इतनी जल्दी नहीं चलेगी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन को रोल आउट करने में आरिफ हबीब साहब इंडोर्स भी कि काफी मेरा ख्याल है ज्यादा टाइम लगता है। और अमान साहब भी इस मामले में बड़े माशाल्लाह इसको जानते हैं, इस इंडस्ट्री को। मैं ये कहता हूँ ये रिलीफ पैकेज हमने लिखा है कि हर इंडस्ट्री को आप दें, आप टेक्सटाइल को भी ये पैकेज दें, आप दूसरी इंडस्ट्रीज को भी दें, आप सीमेंट को भी दें, आप फर्टिलाइजर को भी दें। और यही आपका जो एंड जो जीत होगी ना जिस मईशत की, जो जितना ज्यादा रिलीफ आज इन अपने बिजनेसमैन को देगा, वो कंट्री इतना ज्यादा फ्लरिश करेगा आगे। ये हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में ये आवाज गूंजनी चाहिए कि ये पता होना चाहिए इनको कि आप रिलीफ दें, और ये इन्वेस्टमेंट है, इट इज नॉट अ रिलीफ। ये इन्वेस्टमेंट आप करें और आगे यू विल रीप द बेनिफिट। तो आरिफ हबीब साहब और ये माशाल्लाह ये बिजनेस टाइकून है, और ये माशाल्लाह जिस लेवल से अमान साहब और ये बिजनेस करते हैं, इनसे अच्छी इंसाइट कोई दे ही नहीं सकता आपको इस हालात में। और प्राइम मिनिस्टर को भी, आरिफ साहब माशाल्लाह थिंक टैंक के भी हमारे मेंबर हैं, और मैं समझता हूँ कि इनका तजुर्बा वहां पर भी बहुत काम आ रहा होगा। सही। और अमानुल्लाह कासिम साहब आपसे पूछेंगे, टेक्सटाइल का तो बुरा हाल हो गया, और होना भी था क्योंकि लॉकडाउन है, आपकी सप्लाई चेन रुक गई, शिपमेंट्स रुक गई, कॉटन यान से लेके सारे एक्सपोर्ट्स अब आपके नोज डाइव हुआ है अक्रॉस द बोर्ड। अब क्या अमानुल्लाह कासिम साहब क्या होना चाहिए? आपके एप्टेमा क्या मुतालबा कर रहा है? और ये रिलीफ मेजर्स काफी हैं कि अभी आरिफ हबीब साहब से पूछा, तोला साहब से पूछा, आपसे सवाल भी, इज इट इनफ? जी सर, जितना जो गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस हैं, हमारी इकनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रजा बाकर साहब का, उन्होंने टाइमली की डिसीजन ली, स्पेशली इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम किया,
डिफर पेमेंट करवाई और उन्होंने स्पेशली सैलरी और वेजेस के लिए रिफाइनेंस दिया। तो ही हैज़ डन अ गुड थिंग इन द शॉर्ट टाइम। और हमारी अभी रिक्वेस्ट है कि इंटरेस्ट रेट जो 8% है शुड कम डाउन टू मिनिमम 5%, जो हमारे रीजन में भी है, बांग्लादेश, इंडिया सब में 5% है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ही हैज़ डन अ गुड थिंग, ही हैज़ डन एक्सीलेंट जॉब माशाल्लाह, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट 5% पर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट हम सब एकदम से शट डाउन हो गया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नॉट 65, आई वाज एक्सपेक्टिंग 70% तक ये जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 65 पर ही है या 60% पर है। मुझे लगता है इस महीने जिस तरह लॉकडाउन खुला और SOPs पर सारी इंडस्ट्री काम कर रही है, स्पेशली मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वी विल अचीव इंशाल्लाह 50% और 55% एक्सपोर्ट हम दोबारा रिट्रीव कर लेंगे विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन मुझे जब हैरत हुई कि गवर्नमेंट ने साइमल्टेनियसली 6 दिन का ईद हॉलीडेज अनाउंस कर दी। जब हम दोबारा बात करेंगे गरीबों को सैलरी मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलनी चाहिए, और आप 6 दिन की हॉलीडेज अनाउंस कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये तो बिल्कुल मतलब बात मिल ही नहीं रही। तो मेरी गवर्नमेंट से पहली तो रिक्वेस्ट है कि ईद की एक ही छुट्टी दें, बाकी जिसको फैक्ट्री चलानी है, इंडस्ट्री चलानी है, कंस्ट्रक्शन चलानी है, क्योंकि एक टेम्पो बनाए अल्लाह अल्लाह कर कर। हम बहुत पीछे हैं, हमें टेम्पो तोड़ना नहीं है। SOPs के साथ मैं कह रहा हूँ और SOP के साथ हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली कि इस दफ़ा तो गवर्नमेंट को हॉलीडेज भी नहीं देने चाहिए। ऑलरेडी अपने 1.5 महीना तो हॉलीडे कर चुके हैं, अब हम दूसरे हॉलीडेज बना रहे हैं। तो ये बात मेरी समझ से मैं से कासिर था, नंबर 1। दूसरी बात, सबसे बड़े जो अच्छा हुआ है वहाँ यूरोप में लॉकडाउन खुला है, तो जैसे हम डिपार्टमेंट स्टोर से हमारा कनेक्शन भी है, ज़ारा से, CNA से, वो ये कह रहे हैं कि हमारा फ्लो बहुत बेहतर हुआ है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। तो उन्होंने ऑर्डर हमारे जो कैंसिल किए थे या जो उन्होंने होल्ड करवाए थे वो दोबारा उन्होंने दे दिए। तो मुझे ये लगता है कि वी माइट अचीव इवन 60%, यानी 60% हमारा कम हुआ है, तो इट विल बी अगेन 40%, यानी 20% ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर लेंगे इंशाल्लाह। जो 100% उसके 60% की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये भी है कि ऑनलाइन वहाँ होम टेक्सटाइल काफ़ी बेहतर हुआ है, तो जो होम टेक्सटाइल के लोगों से मेरी बातचीत हो रही है वो दे आर वेरी हैप्पी कि वो तकरीबन 60% अचीव कर लेंगे इस मंथ में। तो थिंग्स आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। यस, स्लो हैं, बहुत टाइम लगेगा। गवर्नमेंट जितना इंसेंटिव दे सकती है, जैसे तौला साहब ने कहा या आरिफ भाई ने कहा कि ये पैकेजेस हमें और भी देने पड़ेंगे, लोकल इंडस्ट्री को भी उठाना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे हमने भी गवर्नमेंट से तकाजा किया अपटमा ने कि 3 महीने का हमें वेव दे दे और उसको ख़त्म कर एटलीस्ट 3 मंथ्स का, जिसमें हम लॉकडाउन थे 2 महीने का कर दे, उसमें जो इंटरेस्ट लगा वो डिफर नहीं करे, वो राइट ऑफ करवा दे। मेरी गुजारिश, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट जो इंसेंटिव और SOPs हमें दे रही है और गवर्नमेंट हमसे काम कर रही है, तो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months वी विल अचीव 75% ऑफ द